हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज जो हम जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो भारत सुधार अधिनियम 1919 की ही बात करेंगे। इससे पहले हमने इससे संबंधित दो वीडियोस देखे, जिसमें एक में हमने इसका बैकग्राउंड देखा, दूसरे में हमने इसकी कुछ विशेषताएं, और आज हम कंप्लीटली इसकी कुछ जो मुख्य बातें बच गई हैं उनको हम क्लियरिफिकेशन करेंगे, उनका हम नॉलेज लेंगे। क्या चीजें थी, क्या रह गई थी, ऐसी कौन कौन सी चीजें इसमें इन्वॉल्व की गई हैं, वो सारी चीजें हम क्लियर करने वाले हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट होने वाला है। हमें वो चीजें पता चलेंगी जो आज वर्तमान में हम शक्तियों का जो बंटवारा कर रहे हैं, संसद में कितने पार्ट हैं, उन पार्ट्स के माध्यम से क्या क्या काम किए जा रहे हैं। साथ में हम ये भी देखेंगे कि जो शक्तियां हैं वो कितने स्तर पर बटी हुई हैं। जो आज वर्तमान में हम देख रहे हैं वो स्तर है वो पहले से ही बना हुआ। तो चलिए हम चलते हैं आज के हमारे टॉपिक में कि भारत सरकार अधिनियम 1919 की कुछ मुख्य बातें। सबसे पहले हम जिस चीज की बात करें तो हमारे सामने आता है कि प्रांतीय कार्यकारिणियों में आधे सदस्य क्या होंगे, भारतीय होंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि जो प्रांतीय क्षेत्र थे, जो प्रांत बने हुए थे, उन प्रांतों में कितने कितने सदस्यों को निर्वाचित किया जाएगा और उनमें से कितने सदस्य क्या होंगे, भारतीय होंगे। तो आज भारतीय का मतलब आज इसमें लिखा है मैंने कि आधे सदस्य भारतीय होंगे। मतलब अगर 10 सदस्य चुने जाते हैं टोटल, तो 5 सदस्य किसके होंगे, भारतीय होंगे। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं भारतीय लोगों को प्रशासन में क्या किया गया, इन्वॉल्व किया गया। इसकी हम देखें तो प्रांतीय कार्यकारिणी की हम बात कर लें तो तीन प्लस छह। अब 3+6 क्या है वो हम देख लेंगे। जो 3+6 की मैं यहां बात कर रहा हूं वो है प्रांतों की संख्या। तो जो 3 प्रांत हैं उनमें तो सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई, 4 निश्चित की गई। ये बड़े प्रांत हैं तो इनमें सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई, 4 की गई। और 6 प्रांत थे, इनमें सदस्यों की संख्या कितनी की गई, 2। तो टोटल नंबर ऑफ 6 सदस्य कितने हो गए, 6। टोटल 6 सदस्य हो गए। तो अब इसमें से आधे सदस्य कितने, 3। वो कौन बनेंगे भाई, भारतीय शामिल होंगे। ठीक है, ये किसका, प्रांतीय कार्यकारिणी में आधे सदस्यों के भारतीयों का होना। इसके बाद में हम देखें शक्तियों का विभाजन। ये शक्तियों का जो विभाजन है हमने काफी कुछ पढ़ा है, समझा है, वही बात भी कर रहा था आपसे। शक्तियों के विभाजन की हम देख लें, हम थोड़ा सा वर्तमान में चलें तो शक्तियों का विभाजन जो है वर्तमान में तीन स्तर पर बटा हुआ है। ठीक है, ये हमारे माइंड में रहना चाहिए। एक जिसे हम संघ सूची कहते हैं, एक जिसे हम राज्य सूची कहते हैं, एक जिसे हम क्या करते हैं, संवर्ती सूची कहते हैं। ठीक है, तो अब जो 1919 का अधिनियम था उसके अकॉर्डिंग हम बात कर लें तो इसका नाम संघ सूची नहीं रखकर क्या रखा गया, केंद्रीय सूची। क्या नाम रखा गया भाई, केंद्रीय सूची। माइंडेड रखें इस चीज को। जो राज्य सूची है उसका नाम क्या रखा गया, प्रांतीय सूची। क्या नाम रखा गया, प्रांतीय सूची। और जो संवर्ती सूची है इसको डाला गया बचे हुए विषय। ठीक है, ये नाम दिया गया। जो केंद्रीय सूची है उस पर काम बनाने का अधिकार किसके पास था,
केंद्र के पास। किसके पास? केंद्र के पास। किसके पास था भाई? केंद्र के पास। अब केंद्र में कौन? जीजी प्लस वायसराय। जीजी प्लस वायसराय, ठीक है। गवर्नर जनरल और वायसराय। वायरस मत बोल देना आप गलती से, कहीं वायरस बोल दें, बड़ा इफेक्ट चल रहा है इसका। तो ये बनाता है कौन? केंद्रीय सूची। अब प्रांतीय विषय हैं, इन पर प्रांतों के जो शासक थे या जो परिषदें थी वो बनाती हैं। और बचे हुए विषय, ये हमने पढ़ा था पहले भी और पढ़ते आए हैं। वर्तमान की जो कंडीशंस है, असंवर्धित सूची, इसके विषयों को, इसके जितने विषय हैं उन पर बनाने का अधिकार किसके पास चला जाता है? केंद्र के पास। तो ये जो विषय बच गए वो सारे किसके पास आएंगे? केंद्र के पास। और केंद्र पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? डीजी के पास और वायसराय के पास, ठीक है। इसमें हम विषयों की बात करें तो 47 दे रखी, 1919 के अधिनियम की, ठीक है। कितने दे रखी है? 47। और जो प्रांतीय हैं उनकी दे रखी है कितनी? 50। क्लियर? बाकी बचे हुए जितने भी सारे हैं वो किस में चले जाएंगे? बचे हुए विषय में चले जाएंगे। 2 क्लियर हो गए। आगे चले, यहां तक समझ में आ ही गया होगा और समझ में आना भी चाहिए, नहीं तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आगे देखते हैं, जो हमारा टॉपिक है फिर है सांप्रदायिक निर्वाचन। सांप्रदायिक निर्वाचन हमने इसमें पढ़ा था कि 32 सदस्य चुने जाते हैं 30 और 2 के अनुपात में। हमने पीछे पढ़ा था 30 प्लस 2, तो 30 तो कौन से? मुस्लिम समुदाय, और 2 कौन से? सिख, ठीक है। अब जो इनका लेवल है इसमें क्या कर दिया गया? अब इसमें साथ साथ में आपके ईसाई भी शामिल कर लिए गए साहब। मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, यूरोपियन, आंग्ल भारतीय, ठीक है, इनको शामिल किया गया। किसमें? सांप्रदायिक निर्वाचन में। क्लियर यहां तक? इसके बाद में हम आगे देखें तो गृह सरकार के नियंत्रण में कमी। इसका मतलब ये हुआ, गृह सरकार से मतलब यहां हम लेंगे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, कौन सी गवर्नमेंट है भाई? ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार, वहां के नियंत्रण में क्या हुआ? वहां से कंट्रोल कम हुआ। और साथ में जो अब यहां जिनको नियुक्त किया गया था, जीजी को प्लस में भारत सचिव को, भारत सचिव, इन दोनों के अंडर में प्रशासनिक व्यवस्था को अंजाम दिया जाने लगा। क्लियर यहां तक? समझ में आ गया? चलिए आगे चलें। इसके बाद में जो वो है टॉपिक, नरेश मंडल की स्थापना। नरेश मंडल की स्थापना। नरेश मंडल मीन्स क्या होता है कि राजाओं का मंडल, जो शासक थे, रियासतों में बने हुए थे, राजाओं का समूह,
इसको बनाए जाने का प्रस्ताव भी इसके अकॉर्डिंग इसमें लिया गया 1919 के अधिनियम में। इसकी जो ये नरेश मंडल था, दिल्ली में आयोजित किया गया। कहा? दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब कर दी? 1921 में। ठीक है, 1921 में इसकी स्थापना कर दी गई। यहां तक क्लियर। इसके बाद में हम दूसरा देख लें, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान। मतलब जितनी भी सिविल सेवाएं हैं, सिविल सेवाएं हैं, उनमें सर्विस करने के लिए या कहें कि सेवा देने के लिए या फिर कहें कि परीक्षा आयोजन करने के लिए भाई किसी संस्था का होना जरूरी है। तो इसका प्रावधान तो किया गया कब? 1919 में, 1919 अधिनियम में। और फिर इसका गठन, किसका गठन? केंद्रीय लोक सेवा आयोग, इसका गठन कब कर दिया गया? 1926 में। क्लियर? आया समझ में? नहीं आया तो भी समझना पड़ेगा। यहां तक ठीक है? आगे चलें। राइट डाउन करते रहे आप लोग। फिर आ गया 1921 में सामान्य बजट से रेलवे बजट को अलग कर दिया गया। 1921 तक सामान्य बजट के साथ साथ रेलवे बजट भी बनता था। ठीक, लेकिन 1919 के अधिनियम के अकॉर्डिंग 1921 में दोनों को क्या कर दिया गया भाई? अलग कर दिया गया। क्लियर? अंत में है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली 3% से बढ़ाकर 10% करना। इसका मतलब ये हुआ कि जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन में भाग लेती थी। कितनी परसेंट? 3%। जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन में भाग लेती थी कितनी परसेंट? 3%। अब इस एक्ट के अनुसार, कौन सा एक्ट? 1919 भारत सरकार अधिनियम, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इसके अंतर्गत अब 3% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई भाई? 10% मताधिकार का प्रयोग किया जा सकता है या अधिकार दिया गया। क्लियर? ये थी इसकी कुछ मुख्य बातें जो हमने पढ़ी, हमने देखी हैं। अब हम, कई व्यक्तियों ने
इनके बारे में कुछ अलग अलग बातें भी रखी हैं जिनमें हम लेना चाहिए। तो कांग्रेस है, उसने कुछ अलग ही कहा कि निराशाजनक है, अपमानजनक है। साथ में लोकमान्य तिलक जो है, उन्होंने कहा कि एक डूबता हुआ सवेरा जो है वो होने की बजाय क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, मतलब अंधकार बना हुआ है। बहुत से व्यक्ति ने अलग अलग कहा, लेकिन हमें इनके बारे में नहीं जाना है। हमें तो ये देखना है कि इस एक्ट में ऐसे क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। और आई होप कि मैंने आपको बताया, मुझे जितनी नॉलेज थी मैंने आपके सामने रखी, और उम्मीद है कि आप लोगों को डेफिनेटली ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर फिर भी आपको कहीं कंफ्यूजन है तो कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से आप मुझे बताएं, आपको सेटिस्फाई किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।